नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल। गुड इवनिंग। चलिए तो बिना टाइम गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग सारे सवाल कर रहे होंगे और जो यूनिट नंबर 3 है वो आप लोगों ने अब तक पूरी कर ली होगी, क्योंकि अब मुझे उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेंगे। बट हाँ, अब हम लोग जो न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं उस द्वितीय नियम के अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। वो क्वेश्चन हम लोग करते ही जा रहे हैं लगातार। कल क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने किया था रॉकेट नॉर्दन का। आज हम लोग एक सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ही संबंधित है। ठीक है ना। मैं आज जितने भी आपको सवाल कराऊंगा ये सब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 600 किलो का रॉकेट, देखो 600 किलो का रॉकेट 600 किलो का रॉकेट मतलब किलोग्राम का रॉकेट ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण के लिए तैयार है। 600 किलोग्राम का रॉकेट ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण के लिए तैयार है। यह है चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण के लिए तैयार है यदि निष्कासन चाल यदि निष्कासन चाल यदि निष्कासन चाल मतलब जिस चाल से वो ऊपर की तरफ थ्रस्ट फेंक रहा है, ऊपर उड़ रहा है, इनिशियल चाल, यदि निष्कासन चाल 1000 मीटर पर सेकेंड, इसका इंग्लिश वर्ड एक गूगल करना है। निष्कासन मतलब होता है, देखो थ्रस्ट वेलोसिटी, वैसे जहाँ तक मुझे याद है कि जहाँ जैसे ही वो इनिशियल वेलोसिटी लेता है ना, जैसे वो इनिशियल वेलोसिटी लेता है ऊपर उड़ने के लिए, हाँ प्रोजेक्शन के लिए जैसे हम लोग देते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, जस्ट लाइक हम कभी प्रोजेक्शन कराने के लिए इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, वैसे ही होता है ये ना। यदि निष्कासन चाल 1000 मीटर पर सेकंड है तब रॉकेट के भार को प्रति संतुलित करते हुए तब रॉकेट के भार को प्रति संतुलित करते हुए आवश्यक प्रणोद बल प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणोद बल प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणोद बल प्रदान करने के लिए प्रति सेकंड निष्कासित गैस के द्रव्यमान की गणना करो। थ्रस्ट फोर्स, प्रणोद बल का मतलब होता है थ्रस्ट फोर्स, ठीक है ना, जितना थ्रस्ट को निकालता है वाला फोर्स। प्रणोद बल प्रदान करने के लिए प्रति सेकंड निष्कासित गैस के द्रव्यमान की गणना करो। प्रति सेकंड निष्कासित गैस के द्रव्यमान की गणना करो। प्रति सेकंड निष्कासित गैस के द्रव्यमान की गणना। तो प्रति सेकंड का मतलब कितना हो गया कि dm/dt हमारे पास यहाँ हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्रति सेकंड, ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्रति सेकंड। तो बेटा करने का बहुत सिंपल तरीका है। रॉकेट है, खड़ा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको दी है, तो खड़े खड़े रॉकेट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि mg जो है वो तो नीचे की तरफ लगता ही लगता है। तो हमारे पास जो mf जो लग रहा है ना, वो लग रहा है F = mg के बराबर। और यहाँ पर जो इसका आवश्यक प्रणोद है, आवश्यक प्रणोद जो है वो हो जाएगा हमारे पास इसका मतलब वही थ्रस्ट वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स है, बट हाँ मास चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास वही mg के बराबर पड़ा पड़ा वहां पर लगता रहेगा। तो ये जो प्रणोद बल है वो mg के बराबर लग गया। अब आपको क्या बोलना है कि dm/dt हमको निकालना है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा mg/v।
बस हो गया तुम्हारा काम। यही तुम्हारा तरीका है, यही तुम्हारा आंसर दे देगा तुमको। हाँ तुम बताओ सोनिया, तुमको क्या बात करनी है? ये तो खैर तुम लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है खैर। डी एम अपॉन डी टी का वैल्यू निकाल लो। एम मतलब मास हो गया, जिसमें 600 किलो आप ले लो। जी मतलब वही 9.8 या 10 के अराउंड आप लोग ले सकते हो, फिक्स होता है। और ये वी आपने इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो कुल मिला के ये आपको मिल जाएगा 5.88 किलोग्राम पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितने किलोग्राम का वजन धीरे धीरे उसमें कम होता जाएगा? समझने की बात। अब सोनिया जब तक अपनी प्रॉब्लम बोलती है तब तक मैं आपको अगला सवाल लिखा देता हूँ। हाँ सोनिया। सर मैंने ना वो फॉर्म भरने की कोशिश करी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो सर मेरे पैसे भी कट गए इसमें फ़ोन पे से, और वहाँ पे कुछ अपडेट भी शो नहीं हो रहा। तो मैंने ओटीआर पे किया ना, तो वो बोल रहे हैं कि पेमेंट करो। अब मैं फिर से कैसे पेमेंट कर दूँ सर? मैं बैंक से तो कट गई, लेकिन एसएसओ में कोई वो अपडेट नहीं आ रहा उस बात का। अरे तो उनसे बोलो ना, उनके अकाउंट में अगर नहीं आएंगे तो फिर क्या तुम्हारे अकाउंट में वापस आ जाएंगे पैसे? वो लोग मेरे को बोल रहे हैं अप्लाई नाउ पे करती हूँ ना, कि कहते हैं पहले पेमेंट करो, जबकि मैंने पेमेंट तो कर दी। हाँ हाँ, वो तो खैर है, पेमेंट तो कर दी, पर उनके तुम्हारे पास रिसिप्ट नहीं है? कोई ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह कुछ तो आया होगा। हाँ, वो फोन पे स्लिप आई है सर, रिसिप्ट। हाँ तो एक काम करो, जिस बैंक से तुमने पेमेंट किया है ना, उस बैंक के कस्टमर केयर को फ़ोन करो कि मैंने कहीं पे पेमेंट किया है, ट्रांजेक्शन आईडी उसकी ये है, और प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पर जो है वो पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। आप मुझे इसका बताओ कि वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, या फिर अगर नहीं हुआ है तो फिर 7 दिन में वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा पैसा? वो बता देगी 7 दिन में आ जाएगा। रिसीव नहीं हुआ तो आप कोई बात नहीं, 7 दिन का वेट कर लेना, दूसरा पेमेंट कर दो, और क्या। अच्छा। और ये सर मेरे को ये पूछना था हाँ। कि ये जो अभी इंटर्नशिप वाला काम है, तो आप नेक्स्ट मीट कब रखोगे? नेक्स्ट मीट देखो, मेरा 27 तारीख को प्रेजेंटेशन है एक्चुअली कॉलेज में। तो 27 का प्रेजेंटेशन दे के 28 तारीख के आसपास हम लोग मीट कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें अगला अच्छा। काम समझा दूंगा, तब तक तुम वो हाफ लाइफ निकालना उसकी, सभी की एसएफ की हाफ लाइफ पढ़ो, कैसे निकालते हैं एसएफ की हाफ लाइफ मैं स्टूडेंट सर की। इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे ना अपनी आंखों का चेकअप कराने जाना है, तो आप पीछे से मीट ना रख लो इसलिए। और आपको कॉल वॉल करते तो आप रिस्पॉन्स नहीं देते सर। अरे नहीं मतलब नहीं, इसीलिए मेरे को यहाँ बात करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या तुम कहीं बात कर लो जहाँ मौका मिल जाए। स्वर्णा का तो 2-3 बार कॉल आ गया, मैंने तो रिसीव किया उसका कॉल 3-4 बार तो। पर हाँ हो जाता है कभी कभी, तो कोई बात नहीं, वो तो खैर। तुम तो मैं बता रहा हूँ ना, 28 तारीख को मीट रखेंगे अपन। सर एक एक क्वेश्चन और था। जैसे आपने 5-6 दिन पहले क्वेश्चन करवाया था ना, वो बंदर वाला, कि बंदर पेड़ पे बैठा है, फिर हम उस गन से हिट करते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये था कि अगर उसका वेट 30 किलो से ज्यादा हो तब क्या फर्क पड़ेगा? किसका वेट? बंदर का वेट? यस सर। तो किलो से क्या फर्क पड़ता है? वो तो गोली चलेगी मान लो, तो गोली चलेगी तो गोली का तो संवेग जो होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो गोली का संवेग इतना होता है कि वो उसका वेट कितना भी हो, भले वो 50 किलो का हो चाहे 10 किलो का हो बंदर, गोली उसको लगनी लगनी है। अच्छा, मतलब वो उसमें ये आंसर दे रखा था, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेट। मतलब वेट से कोई लेना देना नहीं है हाँ उसमें। तो दो ऑप्शन ये थे कि 30 किलो वेट से तो ज्यादा वेट हुआ तो बुलेट हिट करेगी। बुलेट तो हीट करेगी ही करेगी। बुलेट का संवेग इतना ज्यादा होता है कि वो उसके जो द्रव्यमान होता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, 10 किलो का हो चाहे 50 किलो का। अब इस वाले सवाल में देखो, घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे हुए 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ब्लॉक पर, मान लो ये तुम इस, अब तुम बताओ इसमें क्या करना है। क्यों सोनिया? ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब इस पे क्या है कि ये 5 किलोग्राम का एक बॉक्स रखा हुआ है, और ऑब्वियसली बात है हर बॉक्स पर क्या होता है, एक नॉर्मल फोर्स लगता है। हेलो।
हेलो, आर्यवाज। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज पे एक नॉर्मल फोर्स लगता है, तो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। सर इसको नॉर्मल को बैलेंस कर देंगे mg के साथ में। नहीं, रुको रुको, ये 50 न्यूटन का जो बल लग रहा है ना, ये ऐसे नहीं लग रहा। 50 न्यूटन का बल टेढ़ा लगा रखा है, डायग्राम में दे रखा है आपको कि इस पर एक धक्का ऐसे लगाया एफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो सर ये f cos थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी f sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा mg के। गुड। एक्चुअली ये जो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। अब f sin 60 इज इक्वल्स टू mg। तो एफ साइन 60, ये एफ एक एक तो यहाँ लग जाएगा, ये फोर्स लगेगा आपका नीचे की तरफ, है ना। तो ये लग जाएगा, फोर्स किस तरफ लग रहा है ना, तो यहाँ लगेगा आपका नीचे की तरफ, तो एफ कोस 60, और यहाँ लगना है आपका एफ साइन 60। इज दैट क्लियर? बताओ। और तुम्हारा जो ब्लॉक है ना, वो आगे की तरफ सरकेगा। ये ब्लॉक जो है ना, वो आगे की तरफ सरकेगा। अब आगे कहाँ सरकेगा, इसका त्वरण जो दे रखा है ना आपको, वो त्वरण इसने दे रखा है यहाँ पे, क्षैतिज तल पर अगर 50 मिलीमीटर लगा हुआ है। ओके, तो ये त्वरण दे रखा है इसका, ये है एम ए। तो बस ये त्वरण अगर यहाँ है, तो ऑब्वियस बात है एफ साइन 60 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर। खत्म काम, आ गया आंसर। ए कितना हो जाएगा, एफ साइन 60 अपॉन एम। बस हमारा आंसर आ गया। एफ का वैल्यू कितना है, 50 न्यूटन। साइन 60 कितना होता है, √3/2, और एम कितना है यहाँ पे, 5 किलोग्राम। तो तुम्हारा काम बन गया, ये हो जाएगा त्वरण उसका 8.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से फोर्सेस को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। अब लिखो इम्पल्स, आवेग। ये आवेग क्या भला है, ये आवेग होता क्या है। इम्पल्स का नाम आप लोगों ने शायद तक पहले भी कभी सुना होगा, आई डोंट नो तुम लोगों ने कभी इम्पल्स के बारे में पता किया कि नहीं किया। बट हाँ, तुम्हें इम्पल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो लिखो इम्पल्स, जब एक बहुत बड़ा बल हेडिंग दो आवेग या फिर इम्पल्स, जब एक बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए, वेरी गुड सोनिया, चेंज इन द मोमेंटम, रेट चेंज, मोमेंटम की रेट चेंज होता है ये। जब एक बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, जब एक बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, तो बल व समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो बल व समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, समझाते हैं। इसका मतलब आवेग बराबर क्या हो गया, बल इंटू समय। तो अगर मुझे आवेग में परिवर्तन देखना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बल के साथ समय में परिवर्तन आपको देखना पड़ेगा। अब चूंकि हम ये जानते हैं, चूंकि हम ये जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt होता है। तो इस स्थिति में हम ये बोल सकते हैं ना कि dp बराबर क्या हो जाएगा,
F मल्टीप्लाई विद द dt। इसी से आवेग निकल जाएगा कि आवेग समथिंग लाइक मोमेंटम चेंज, चेंज इन द मोमेंटम। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि अगर फोर्स वेरी करता है तो फिर इंटीग्रेशन आप लोग लगाइए। फोर्स अगर वेरी करता है तो फिर आप इंटीग्रेशन को लगा सकते हैं, बट फिलहाल आवेग का परिभाषा सिंपली चेंज इन द मोमेंटम ही हमको शो होगा। इसमें आप केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1 लिखो, जब एक परिवर्तित बल, लिखो जब एक परिवर्तित बल, जब एक परिवर्तित बल T1 से T2 समय तक कार्यरत रहता है। T1 से T2 समय तक कार्यरत रहता है, तो ये लिख लो, सिंपल है। मोमेंटम को भी हम लोग उसी तरह चेंज कर देंगे, तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा कि F डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा P मतलब P2 माइनस P1। तो कुल मिला के हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा P2 माइनस। तो जैसा कि सोनिया ने बोला हम वही लिखेंगे। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। सिंपल, लिख लिया। अब नंबर दूसरा लिखो, यदि वस्तु पर नियत या औसत बल कार्यरत हो, यदि वस्तु पर नियत या औसत बल कार्यरत हो, यदि वस्तु पर नियत या औसत बल कार्यरत हो, यदि वस्तु पर नियत या औसत बल, तो बस औसत बल अगर होगा तो फिर यहाँ पर F एवरेज आ जाएगा ना। F एवरेज काम करेगा T2 माइनस T1 के करस्पॉन्डिंगली। तो हम ये बोल दें कि भाई यहाँ पे P2 माइनस P1 काम कर जाएगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं इस चीज में कि I इज इक्वल टू एवरेज फोर्स multiply with the delta T which is the delta P, it is also called impulse momentum theorem। It is also called सिंपल सी बात है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करा देंगे। तो अभी टेंशन वो उसमें आएगा। हम लोग जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में वो वाले क्वेश्चन आएंगे। तुम जिन क्वेश्चंस की बातें कर रहे हो ना, वो क्वेश्चंस जो है वो उसमें आएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन वाला। बिकॉज जब ये ब्लॉक वगैरह खिसकते हैं ना तो फ्रिक्शन का खासा रोल प्ले होता है, और फ्रिक्शन वहाँ पर रोल प्ले करेगा तो फिर वो ब्लॉक सरकाने वाले, फोर्सेस को बैलेंस करने वाले क्वेश्चंस जो है ना
वो उस फ्रिक्शन वाले एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, लिखो, एक लाइन लिखो इसके बाद, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग, सब हो जाएंगे, चिंता मत करो, प्रैक्टिस करने से सौरभ सब हो जाएंगे। तुम्हें बस प्रैक्टिस करते करते समझना है, सीखना है कि आखिर ये प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है, तो तुम सीख जाओगे, तो बड़ी बात नहीं है। लिखो, किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग, किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। हर चीज का इलाज है प्रैक्टिस। बस वो करो, मैं तुमको बहुत सारी तुम्हें प्रैक्टिस दे रहा हूँ, बस तुमको ट्राई करते रहो, उनके आंसर देखो, समझो, आराम से। नहीं आएगा तो हम करेंगे डिस्कस। लिखो, किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग, किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इस संबंध को आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। जो मैंने ऊपर लिखा है ना इंग्लिश में, वही है। इस संबंध को आवेग संवेग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। तो मैं बार बार एक ही बात आप लोग को बोल रहा हूं कि इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं यूनिट निकालूं आवेग की, इम्पल्स की यूनिट निकालूं, तो यूनिट ऑफ इम्पल्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू सेकेंड। और अगर मैं न्यूटन को थोड़ा और एलिब्रेट करूं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द सेकेंड, so this is simply किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसी से डायमेंशन भी निकल जाती है, खैर यूनिट से ही डायमेंशन निकल जाती है, तो डायमेंशन ऑफ आई M1 L1 और T-1। तो नोट डालिए यहाँ पे, नंबर 1। अब इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं हम लोग गति के नियम को। देखो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, देखो न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है तथा द्वितीय नियम बल का मापन करता है। तथा द्वितीय नियम बल का मापन करता है। तथा द्वितीय नियम बल का मापन करता है। सेकंड नंबर पॉइंट लिखो, यह नियम बल का मात्रक, यह नियम बल का मात्रक, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तथा उसका परिमाण व्यक्त करता है। तथा उसका परिमाण व्यक्त करता है। अर्थात, दोबारा सुन लो, यह नियम बल का मात्रक
यह नियम बल का मात्रक कोमा विमीय सूत्र, बल का मात्रक कोमा विमीय सूत्र तथा उसका परिमाण व्यक्त करता है। तथा उसका परिमाण व्यक्त करता है, अर्थात यह बल का परिमाणात्मक अध्ययन करता है। अर्थात यह बल का परिमाणात्मक अध्ययन करता है। अर्थात यह बल का परिमाणात्मक अध्ययन करता है। सिंपल सी बात है। देखो, बल कितना लगना है ये द्वितीय नियम से ही पता लगता है। समझाते हैं इस चीज को। जैसे मान लो कि आपने, अच्छा इंग्लिश में कैसे लिखो, दिस लॉ, मतलब सेकंड लॉ, दिस लॉ, हाँ सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ। दिस लॉ indicate or study the unit, dimension formula and magnitude of force. Indicate or study the unit, dimension formula and magnitude of force. That is, this law study about the quantitative measurement of force. This law study the quantitative हाँ क्या बोला था मैं, दिस लॉ स्टडी द क्वांटिटेटिव, दिस लॉ स्टडी द क्वांटिटेटिव क्वांट, देखो दिस लॉ shows the quantitative study of force, shows the quantitative study of force, मतलब कितना बल लगा उसकी दिशा की बात नहीं कर रहे हम लोग, केवल उसके परिणाम परिमाण की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड, क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में लगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो उसका एनालिसिस करता है फोर्स का, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कितना लगना है उसको समझते हैं हम लोग, है ना। तो सेकंड लॉ में क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि कितना फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा dp अपॉन dt करके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम ए के बराबर यहाँ पर ट्रीट होगा। तो इस स्थिति में अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक्सटर्नल कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन dp अपॉन dt इज जीरो, और यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन। सिंपल सी बात है, और यही तुम्हारा एम भी होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन। और यही तुम्हारा फर्स्ट लो था, याद आ रहा है कि अगर बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो जो वस्तु नियत वेग से गतिशील है वो उसी नियत वेग से गतिशील रहेगी। याद आया, कहाँ गजब है यार, तो मजाक मत बनाओ, मेरे तो इंग्लिश कम आती है मुझे, ऊपर से तुम गजब गजब कर रहे हो इंग्लिश। मेरी इंग्लिश
जेठालाल जैसी इंग्लिश है मेरी। तारक मेहता के जेठालाल जैसी इंग्लिश है मेरी। लिखो, अर्थात बाह्य बल की उपस्थिति में मैं ऐसे बोल रहा हूँ सौरभ, अगर बाह्य बल को शून्य कर दिया जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये है कि बाह्य बल को शून्य कर दिया जाए तो जो वस्तु जिस वेग से गति कर रही है वो उसी वेग से गति करती रहेगी, उसका वेग परिवर्तित नहीं होगा। आई बात समझ में? ओके, क्या सौरभ, वो कथन समझ में गया तुम्हारे? उस कथन को मैं लिखवा रहा हूँ। लिखो, अर्थात बाह्य बल की उपस्थिति में, सॉरी, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक कण का एक कण एक समान रूप से गति करता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक कण एक समान रूप से गति करता है। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अर्थात न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से
न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से या न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की सहायता से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की सहायता से न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्युत्पन्न किया जा सकता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की सहायता से न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्युत्पन्न किया जा सकता है। नीचे लिखो, किसी कण की त्वरित गति सदैव, नीचे लिखना लाइन छोड़ के, किसी कण की त्वरित गति सदैव किसी कण की त्वरित गति सदैव एक बाह्य बल के कारण होती है। एक बाह्य बल के कारण होती है। आगे बात समझ में। अब लिखो संवेग संरक्षण का नियम। आखिर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होता क्या है? तुम लोगों ने नाम तो खैर बहुत बार सुना होगा, बट आज और देख लेते हैं इसको। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? लिखो, संवेग संरक्षण का नियम, इसमें लिखो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना लग रहा है हमारे पास, dp अपॉन dt। तो अगर मैं फोर्स जीरो कर दूं तो इसका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो p जो है टोटल मोमेंटम वो क्या रहेगा? कांस्टेंट ऑफ मोशन। यही तो बात चल रही है, मतलब टोटल मोमेंटम p1 प्लस p2 प्लस कहाँ तक pn तक, ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो ये अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन है मतलब इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। यही संवेग संरक्षण का नियम है। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। तो अगर मैं इसे बोलूं कि इसका डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 और ये कहाँ तक रहेगा? डेल्टा Pn तक अगर मैं इसको रखूं तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। सो फॉर n पार्टिकल सिस्टम, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, ये तो बात पड़ जाएगी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करूं तो टू पार्टिकल सिस्टम में दोनों पार्टिकल का मोमेंटम चेंज ऐसा होगा, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोमेंटम चेंज जस्ट नेगेटिव होता है इसके मोमेंटम चेंज के डायरेक्शन में। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम चेंज आपको देखना है। तो ये तो हुआ मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, संवेग संरक्षण का नियम। अब इसका स्टेटमेंट लिखो क्या है? इसका स्टेटमेंट लिखो कथन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कथन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। लिखो
यदि किसी निकाय पर यदि किसी निकाय पर यदि किसी निकाय पर ब्लर हो गई है। अब ठीक है। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य होता है यदि किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य होता है यदि किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य होता है तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे रेखीय संवेग संरक्षण है। वापस सुन लो, यदि किसी निकाय का बाह्य बल शून्य होता है तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ बस तो हो गया ठीक, बस वही टेंशन है थोड़ी सी उस पैसे की मेरी। हाँ